दो चरणों के मतदान के बाद 191 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां 2019 में भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई थी। इसलिए तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों के लिए होने वाले मतदान तक लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे सबाब में आ जाने का आसार है। तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 9 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर जो है चुनाव होने वाला है। वहीं दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2 सीटें, गोवा की 2 सीटें, कर्नाटक की शेष बची 14, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 4 और गुजरात की 25 सीटों पर चुनाव होने हैं लोकसभा के। वही बात कर रहे उत्तर प्रदेश की तो 10 सीटों पर यहां मतदान होने वाला है और यहां पर यादव परिवार की साख भी दांव पर लगी है। चुनाव के चरणों के हिसाब से देखें तो 2019 के मुकाबले में 2024 के पहले चरण की 102 सीटों में एनडीए ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि विपक्ष के खाते में 45 सीटें आई थी। दूसरे चरण की 88 सीटों में एनडीए को 58 सीटों पर सफलता मिली थी। भाजपा ने अकेले 50 सीटें जीती थी। इसमें कांग्रेस को 21 और अन्य विपक्ष को 9 सीटों पर सफलता मिली थी। देखना यह होगा कि 2024 में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन पुराने आंकड़े में कितना बदलाव कर पाता है। तीसरे चरण में 94 में से 93 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में चुनाव प्रचार काफी तेजी से हो रहा है। इनमें से 2019 में अधिकांश सीटें एनडीए के पाले में गई थी। तीसरे चरण में ही गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए मतदान होना है, सभी भाजपा के पास हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है, 5 बिहार, छत्तीसगढ़ की 7 और 6 सीट भाजपा के पास बताई जा रही है। केवल कोरबा से कांग्रेस को सफलता मिली थी छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र की सभी 11 सीटों पर भाजपा के सामने इस बार चुनाव में कड़ी चुनौती है। कर्नाटक की 14 सीटों की चुनाव ने भी भाजपा का पारा चढ़ा रखा है। सामने हार और जीत की लड़ाई है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है। इसमें समाजवादी पार्टी के पास संभल और मैनपुरी की सीट थी। हालांकि 2019 में 8 सीटों पर भाजपा ने सफलता हासिल की थी। ऐसे में देखना यह होगा कि विपक्ष तीसरे चरण में भाजपा और उसके सहयोगी दलों से कितनी सीटें छीन पाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावी समीकरण बन रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, अब कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है और 8 सीटों पे जो जीत है वो बीजेपी की तरफ से बीजेपी की सीटें जो है वो इस समय दांव पर लगी हुई हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है बीजेपी से कितनी सीटें जो है वो छीन सकता है और वही 2 सीटें जो संभल और मैनपुरी की सीटें हैं, क्या सपा के खाते से बीजेपी वहां जीत निकाल सकती है अपने हिस्से। और बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और यहाँ पर विदिशा, राजगढ़ और गुना शिवपुरी में दिग्गजों की जो है चुनावी स्थिति जो है मैदान आर पार का देखने को मिल रहा है। विदिशा से जहां शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम मैदान में है, तो वही राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और तीसरी बड़ी सीट हम आपको बता दें कि गुना शिवपुरी है, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ से थे। यहाँ पर केपी यादव का टिकट काटकर गुना शिवपुरी से उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया गया है और उनके सामने है यादवेंद्र सिंह, जो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में मालदा दक्षिणी, जंगपुरी और मुर्शिदाबाद की जो सीटें हैं वो एक तरीके से चुनौती बनी हुई है सभी पार्टियों के लिए। और इसी मुद्दे पर हमारे अलग अलग शहरों से जो है रिपोर्टर हमारे साथ चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। तो तीसरे चरण का चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दिग्गजों के दांव जो है इस तीसरे चरण में लगे हुए हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 3 बड़े नेता आमने सामने होते नजर आ रहे हैं, या 3 बड़े नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी है। विदिशा, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में उनका जो अस्तित्व था एक तरीके से खतरे में आ गया। सीएम सीट जो है उनकी जगह बीजेपी ने बदल दिया और अब उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर विदिशा के खड़ा किया गया। उनके सामने कांग्रेस के भानु शर्मा है जो उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बात राजगढ़ की करें तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की चुनावी जो स्थिति है वो बेहद स्पष्ट नजर आ रही है। उनके सामने जो है वो
रोडमल नागर जो है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुना, शिवपुरी और राजगढ़ विदिशा में जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। तीन दिग्गजों के जो साख है वो दांव पर लगी है, या फिर यूं कहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आने के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान अग्नि परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी जीत जो है बीजेपी के खेमे में ला सकते हैं, ये चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लगातार हर चरण में अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, उनके खिलाफ भानु शर्मा है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो है चुनौती ये है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मात्र एक सीट जो है वो बीजेपी के कांग्रेस के खाते में आई थी, बाकी सभी सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ में थी। तो दूसरी तरफ एक तरफ कांग्रेस के पास खोने से ज्यादा पाने की चीजें हैं, वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे वो पिछली लोकसभा सीट की सभी सीटों को जीतकर फिर से 2024 की लोकसभा में सत्ता में जाए। तो बड़ी चुनौती जो है वो नजर आती एक दूसरी पार्टियों के सामने बीजेपी और कांग्रेस जो है खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। बात करें बंगाल की, तो बंगाल में लगातार अमित शाह, पीएम मोदी जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं। बंगाल विजय की कोशिश लगातार की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन खुद जो टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं वो वहां पर कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी की कोशिश है कि बंगाल में इस बार ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कमल खिले। 4 सीटों पर जो तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है, मालदा दक्षिणी, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद, इन 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो जंग बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो तीसरे चरण का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि तीसरा चरण अगर हम कंपेयर करें 2019 और 2024 को, अगर इनमें तुलना करने की कोशिश की जाए तो 2019 में इन सभी सीटों पे बीजेपी का दबदबा नजर आया था। बीजेपी जो है यहां पर बढ़त हासिल करते हुए नजर आई थी और ईवीएम में 191 सीटें जो हैं उनके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुका है। आने वाले 4 जून को यह पता चलेगा कि जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को जीत मिली है, बीजेपी को जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, या फिर कांग्रेस को सर आंखों पर बिठाया गया है। तो तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश से एमपी हेड राजेंद्र जादौन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वहीं पश्चिम बंगाल से ज्योतिदा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राजेंद्र, क्या समीकरण कह रहे हैं तीसरे चरण के चुनाव के, क्योंकि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोट परसेंटेज में कमी देखने को मिली है और सभी पार्टियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जनता जो है उनके हक में वोट डाल रही है। देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से जो समीकरण के सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से जो वोट ऑफ परसेंटेज चल रहा है, ये गिरता हुआ वोट ऑफ परसेंटेज कहीं ना कहीं जो है ये कर रहा है कि भाजपा की तरफ जो रुझान लोगों का था, क्योंकि ये ही वो 10% वोट ऑफ परसेंटेज है जो भाजपा को बढ़त की तरफ ले जाता है, और ये वोट ऑफ परसेंटेज गिरने से भाजपा नेताओं में कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है। और बार बार भाजपा नेता अपने आप को दिलासा देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो चल रहा है, जो वोट ऑफ परसेंटेज जो घट रहा है, वो भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो अन्य दलों को नुकसान पहुंचाएगा, अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये भाजपा का जो वोट ऑफ परसेंटेज आप जब देखेंगे तो पहले चरण के मतदान में जो है 8.5% रहा। अगर भाजपा इतना दम भर रही थी कि ये वोट ऑफ परसेंटेज उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कल मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं ताकि वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। लेकिन दूसरे चरण का मतदान आप जब देखोगे तो फिर 1.5% जो वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो नीचे आ गया, मतलब 8.5 का जो आंकड़ा था वो 9.5 तक पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं लगातार वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है, और अगर तीसरे चरण के चुनाव में वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा या 10% के लगभग रहा, तो ये मानिए कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है 22 से 25 सीटों पर सिकुड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां जो है लगातार जो फाइट है दोनों कैंडिडेटों के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच में, वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह की जो सीट है
राजगढ़ की, वो भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इधर कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ जो है वो कांटे की टक्कर दे चुके हैं पहले चरण में। दूसरे चरण में जो है बालाघाट की जो सीट थी या छतरपुर की जो सीट है या सतना की जो सीट है, यहाँ भी कांटे की टक्कर नजर आई। लेकिन जो 10% का जो परसेंटेज जो गिरा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है। और जो जिसका दम हाल ही में जो जब यहाँ पर अमित शाह राजगढ़ के दौरे पर थे तो वो साफ तौर पर जो है मुख्यमंत्री को और बड़े नेताओं को ये बोल के गए हैं कि अगर चुनाव यहाँ भाजपा 29 की 29 सीटों में से एक भी सीट जो खटकती है 28 सीटों में से, तो सारे मंत्री अपनी अपनी दुकान दूसरी देख लें। राजेंद्र, एक सवाल और भी है, क्योंकि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा था कि जो पिछला चुनाव है उससे 10% वोट जो है वो बूथों पर बढ़ेंगे, ये लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया था। अमित शाह की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था। क्या वजह रही, ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो जनता को खींचने में नाकामयाब रही बीजेपी, जो ये दम्भ भर रही थी कि जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ाया जाएगा, लक्ष्य रखा गया था। बीजेपी जो भी लक्ष्य रखती है उसे अचीव करती है, ऐसी पार्टी मानी जाती है। लेकिन ऐसे कौन से कारण रहे कि लोग पोलिंग बूथ पर नहीं जा रहे हैं? पिछले चुनाव से कम लोग जो है वो वोट पर डालने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। क्या मोदी की गारंटी पर लोगों को इतना भरोसा नहीं है, या फिर यूं कहे कि कांग्रेस भी वोट प्रतिशत को बढ़ाने में नाकाम रही? जो मुद्दे हैं जनता के, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने कभी भी जो है धर्म को मुद्दा नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, भाजपा विकास की बात करती है, उसने बहुत विकास किया है। कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं, कई योजनाओं के बारे में उन्होंने अपने जो है घोषणा पत्र में दावा भी किया है। लेकिन तो अगर हम जब पीछे थोड़ा सा चलते हैं, 2014 की बात करते हैं, तो जिन घोषणाओं के सरकार ने जो दम भरा था, 2 लाख नौकरियों की बात कही थी, कई ऐसी महंगाई कम करने की बात कही थी, रसोई गैस कम करने की बात कही थी, पर ऐसा हुआ नहीं और महंगाई लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण अब जनता को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मोदी अब लगातार जो जिस तरीके से वोट का प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इतना विकास किया होता तो आपको विकास के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। जनता खुद आपको चुनती और आपको वोट देती, आपको मांगने की जरूरत नहीं होती। जनता को भी अब भाजपा का विकास दिखने लगा है। जो पिछली बार जब जनता ने 2019 में जो वोट दिया था तब मुद्दा राम मंदिर का था, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा भी समाप्त हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा संगठन के अंदर जो है मोदी की जो गारंटी है वो राम मंदिर तक ही सीमित रहकर राम भगवान तक सीमित रह गई है। इसलिए अब जो है जाति और धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करने के लिए मोदी जो है उतारू है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने हाल ही में जो है नोटिस भी जारी किए हैं, जिसको लेकर अब आप मोदी की सभा में जब देखेंगे तो मोदी जी जो है अब भगवान राम या धर्म की बात नहीं करते हैं। वो विकास की थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन कम बोल रहे हैं। जिस तरीके से पहले उनके भाषणों में दम दिख रहा था, वो दम अब नहीं दिख रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ज्योतिर्मय दत्ता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। ज्योतिर्मय, 4 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। क्या स्थिति नजर आ रही है आपको बीजेपी की, तृणमूल कांग्रेस की और कांग्रेस की इस समय तीसरे चरण के चुनाव में? बंगाल में कांग्रेस का तो कोई कुछ नहीं है जी, और दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ वो सीपीएम को साथ गठबंधन किया है और बहरमपुर में गठबंधन किया है, मुर्शिदाबाद में गठबंधन किया है। लेकिन वो इसमें से कांग्रेस का कोई फायदा होगा ऐसा अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद टीएमसी है, रूलिंग पार्टी है, बंगाल का रूलिंग पार्टी है। और जो 2019 में इसका 24 सीटें मिले थे। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो बीजेपी का जो दल आ रहा है, वो मोदी का जो मीटिंग हो रहा है उसमें जनता का बहुत भीड़ हो रहा है मोदी को देखने के लिए और मोदी का बात सुनने के लिए। लाइन करके वो हवा स्थल में जाते हैं और वो मोदी ने एक रैली किए थे, वो रैली में भी वो रास्ते का दूर पर गए, वो जो जनता है, जनता उनको आशीर्वाद दिया है। तो ऐसा मसला है कि क्या
100 सीटों से वो बीजेपी बोल रहा है हम लोग 100 सीटें जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो रिजल्ट में इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो दार्जिलिंग में जो गोपाल लामा है उन्होंने भी बोला है कि इसके बारे में ये वोट हुआ है इस बार 2024 जो इसका और उनमें रिजल्ट जाएंगे, क्योंकि राजू बिस्टा जो उन्होंने का बीजेपी कैंडिडेट है वो 2019 में वो जीते हुए थे, लेकिन उसको साथ वो दार्जिलिंग का आदमी का कोई बंटवारा कुछ नहीं हुआ, उनको दिखाई नहीं मिला है, ऐसा ही उनका आदमी का बात। ज्योतिर्मय दत्ता, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है बंगाल में खुद को स्थापित करने के लिए? विधानसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, तो लोकसभा में भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने है कि एक मौका भी एक तरीके से देखा जाए बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने के लिए। संदेश खाली का मुद्दा जो है काफी जोरों शोरों से बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि संदेश खाली की महिलाएं भूली नहीं है, उनकी आवाज बीजेपी की तरफ से लगातार उठाई जाएगी। इस मुद्दे का असर जो है कितना पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी के लिए कितना मौका है लोकसभा चुनाव में बंगाल में खुद को और मजबूत बनाने का? देखिए, बात ऐसा है, यहाँ जो बीजेपी का जो संगठन है वो ज्यादा जोरदार नहीं है, लेकिन टीएमसी का तृणमूल कांग्रेस का एक स्टेट रूलिंग पार्टी है, इससे उनका जो संगठन है वो उनका बहुत जोरदार संगठन है। और एक बात ऐसा है जो स्टेट का वैरायटी टाइप ऑफ प्रोसेस जैसा लक्ष्मी भंडार है, जुबोत्सव है, उन्नत है, किसी तरह बहुत ही प्रोजेक्ट है जो बंगाल का आदमियों को अभी मिलता है, लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर नहीं है। तो आप बोल रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीट लिए थे, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन उसका कोई या एक लोकसभा चुनाव में होने का ऐसा बात नहीं है। जी, बने रहेगा ज्योतिर्मय दत्ता हमारे साथ। हम एमपी चलते हैं, एमपी हेड के पास। राजेंद्र यादव, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की कोशिश है कि वो 1 सीटों से आगे बढ़े, लेकिन बीजेपी की कोशिश है जो पूरी की पूरी जो सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में उस पर जीत हासिल करने की। एक तरीके से मध्य प्रदेश में दिग्गजों के तीसरे चरण में दांव भी लगे हैं, इज्जत भी दांव पर लगी है। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान जो है वो ताल ठोक रहे हैं। कितनी आसान होगी लोकसभा की राह शिवराज सिंह चौहान के लिए, इस बारे में कुछ जानकारी? राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हैं, फिर एक बार वो चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उनके पास भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस में अपनी साख बचाए रखने की, या फिर कहे कि लोकसभा चुनाव में आगे के समय वो किस तरीके से उनकी राजनीति चले। राजगढ़ जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है। गुना में शिवपुरी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, उनको भी एक तरीके से उनका राजनीतिक शाख जो है वो दांव पर लगी हुई है। पहले वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, अब इस बार जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दिग्गजों की क्या भूमिका जो लोकसभा चुनाव 2024 है इसमें रहने वाली है, और इनका कितना असर जो है इनकी सीटों पर पड़ने वाला है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम इन तीनों सीटों की बात करें, तो सबसे पहले हम शिवराज की सीट पर आते हैं। शिवराज की सीट जो है विदिशा सीट रही है। शिवराज यहाँ पहले भी 2 बार जो है सांसद इसी सीट से रह चुके हैं। इसी सीट से अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है सांसद रह चुके हैं। इसी सीट से स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी जो है सांसद रह चुकी है। ये बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट है, और ये जो सीट है बीजेपी का इतना पक्का गढ़ है कि यहाँ से शिवराज को हरा पाना जो है कांग्रेस नेताओं के बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है भाजपा में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। जनता के बीच के जाने माने चेहरे हैं शिवराज कोई नया चेहरा विदिशा के लिए नहीं है, और घर घर में शिवराज की पेट बनी हुई है। शिवराज जमीनी नेता है, हर घर में शिवराज का जो है, शिवराज कहते हैं कि हर घर मेरा परिवार है और मैं किसी भी घर में कभी भी जाकर खाना खा सकता हूं। तो ठीक इसी जमीनी राजनीति को जो शिवराज पकड़कर शुरू से चलते रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि शिवराज को यहाँ पर कांग्रेस को टक्कर दे पाना बड़ा ही मुश्किल है, और शिवराज यहाँ से भारी मात्रा में और भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। अगर बात की जाए राजगढ़ की, तो राजगढ़ जो है दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। राघवगढ़ जो है उनका अपना गृह स्थान है, ये सीट वहीं आती है।
हालांकि 2019 में जो है जब चुनाव प्रज्ञा सिंह के ये हार गए थे, भोपाल सीट से लड़े थे, उसके बाद जो है फिर राज्यसभा का चुनाव लड़कर जो है राज्यसभा पहुंचे थे। और अब जब फिर से लोकसभा का चुनाव जब ये अपने ही गृह क्षेत्र से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी साख बचाने पे लगे हुए हैं। और क्योंकि 2 सालों में जब दिग्विजय सिंह काफी राजनीति से दूर रहे और राजनीति में दोबारा आए तो कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा ने अपना जो है वर्चस्व बनाया और दिग्विजय सिंह के घर को जो है भेजने में भाजपा कामयाब रही है। और पिछली बार यहाँ के भाजपा का ही विधायक रहा और भाजपा का ही सांसद रहा। जो अब ये देखना होगा कि क्या दिग्विजय सिंह अपने इस गढ़ को बचा पाते हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो गुना उनका गढ़ माना जाता था, लेकिन जब वो पिछली बार कांग्रेस से लोकसभा 2019 में लड़े थे तो बीजेपी के कैंडिडेट ने ही उनको जो है काफी भारी बहुमतों से यहाँ से हराया था। तो यहाँ उनकी साख, क्योंकि अब वो भाजपा में और भाजपा से अब जो चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ उनकी साख का थोड़ा खतरा बना हुआ है। क्योंकि उनकी बीवी का एक वीडियो जब वायरल हुआ प्रदर्शनी का तो उसके बाद जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है। क्योंकि उस वीडियो में उनकी जो धर्म पत्नी है प्रदर्शनी, वो ये कहती नजर आ रही है कि क्या मैं तुम्हारी चिट्ठियां लिखने के लिए हूँ, अपनी चिट्ठियां खुद लिखिए। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रदर्शनी जो है अब जनता के बीच जाके चिट्ठियां लिखने का काम कर रही है, लोगों की समस्याएं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह की राह पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने परिवार के साथ निकल चुके हैं अपनी साख को बचाने के लिए। और वो अपने बेटे और अपनी धर्म पत्नी के साथ जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। क्या वजह है कि जब चुनाव आता है तो परिवार चुनाव में झोंक दिया जाता है, बात चाहे शिवराज सिंह चौहान की हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो, लेकिन जब यही चीज कांग्रेस की तरफ से की जाती है या फिर कांग्रेस की तरफ से किसी भी नेता के बेटे को या फिर बेटी को टिकट दिया जाता है तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार जिस तरीके से जुड़ा हुआ है इस मामले में, राजनीतिक मामले में लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिवराज सिंह के बेटे भी लगातार रैलियों में जुड़ रहे हैं, पिछले कई सालों से वो लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आरोप सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही क्यों लगता है? क्या कांग्रेस जो है परिवारवाद के लिए बदनाम हो चुकी है या फिर कांग्रेस परिवारवाद का मुद्दा उस तरीके से पलटवार नहीं कर पाती बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी हमलावर होती है परिवारवाद को लेकर? देखिए, बात अगर परिवारवाद की जाए तो परिवारवाद के ऐसे कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस पार्टी में लगातार पुष्टि दर पुष्टि चले आ रहे हैं। इसलिए लगातार भाजपा जो है आक्रामक होती है। लेकिन आप भाजपा में उठा के देखेंगे तो बहुत कम ही ऐसे पारिवारिक मुद्दे मिलेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र को पिछली बार टिकट दिया गया था क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने टिकट नहीं लिया था, तो ये परिवारवाद वाला मुद्दा नहीं हुआ। परिवारवाद वाला मुद्दा उसको कहा जाता है जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब आपकी चलती जाती है। आप इंदिरा गांधी से लेकर गांधी परिवार की जो पीढ़ी को देखेंगे तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा ने कितने प्रधानमंत्री दिए, अटल बिहारी वाजपेयी दिए, श्यामाचरण मुखर्जी दिए, ऐसे कई वरिष्ठ नेता दिए हैं भाजपा ने प्रधानमंत्री। वहां परिवारवाद की कोई बात ही नहीं हुई कि भाई जो है भाजपा का जिन्होंने भाजपा की नींव रखी है, भाजपा संगठन का जो है उद्गम किया, उनका परिवार लगातार जो है उसको धोता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ हर बार नए चेहरे होते हैं। यहाँ परिवार वाली बात भाजपा में दिखने को नहीं मिलती। बहुत कम ऐसे चेहरे होंगे जहाँ भाजपा ने किसी कारणवश से जो है परिवारवाद को थोड़ा सा बढ़ावा दिया होगा। आप बात करेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनके सुपुत्र को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं लिया था। आप शिवराज की बात कर रहे हैं तो शिवराज ने कभी भी अपने पुत्र को राजनीति में धकेलने की बात नहीं कही। उन्होंने तो स्वयं पिछली बार मना कर दिया था कि नहीं, मेरे पुत्र को विधायक का टिकट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है परिवार का साथ रहना चुनाव में आपको एक ताकत देता है। वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन परिवारवाद की श्रेणी में वो आता है कि अगर शिवराज लोकसभा लड़ते और शिवराज के पुत्र कार्तिकेयन जब विधानसभा लड़ते तो उसको परिवारवाद कहा जाता कि लगातार परिवारवाद चल रहा है। अगर आप कृष्णा गौर की बात करें जो हमारे यहाँ काफी चर्चित रही है, बाबूलाल गौर की बहू है, नववधू है, तो उनको भी बाबूलाल गौर के मरने के बाद टिकट दिया गया, उसी सीट से दिया गया। तो ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। ये एक सदे हुए नेता की उस छवि का प्रतीक माना जाता है कि उसको लोग जानते हैं, उसको चुनते हैं, उसके परिवार को चुनते हैं क्योंकि उसने उसका संघर्ष किया है, लोगों के लिए जंग किए, लोगों को विकास की परिभाषा समझाई है।
ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन कांग्रेस की परिवारवाद का जो आरोप लगता है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, पूरा आप गांधी परिवार उठाते देखिए, राजनीति में भिड़ा मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र, पूरा परिवार जो है कांग्रेस का राजनीति में संलग्न मिलता है। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार परिवारवाद का आरोप जो है वो झेलती नजर आती है। ज्योतिर्मय दत्ता, महिलाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, चाहे कांग्रेस है, उनके पास महिलाओं के लिए इस लोकसभा चुनाव में क्या क्या घोषणाएं हैं, क्या कुछ इनके पिटारे में है महिलाओं के लिए, जो बार बार महिलाओं का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आके जो मीटिंग कर रहे थे और इसी बार ठीक है, समय की कमी की वजह से ज्योतिर्मय दत्ता इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।